जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस 2019 एंड 21 का जो स्पेशल जो आपका मेंस हो रहा है उसके बारे में, उसकी मास्टर स्ट्रैटेजी क्या हो, उन विषयों पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी विद्यार्थियों को जिन सभी का सिलेक्शन हुआ है। अनेक विद्यार्थी ऐसे भी हैं तथा अनेक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको 19 का भी मेंस देना है प्लस 2021 का भी मेंस देना है। कट ऑफ इतना हायर गया, उसके बावजूद उन्होंने इतना स्कोर किया कि उनका कॉल लेटर आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए शुभकामनाएं। जिन विद्यार्थियों का नहीं हो पाया, नेक्स्ट मंथ में शायद एंडिंग तक, नवंबर की या फिर दिसंबर की फर्स्ट वीक में आपके पास में एक नया नोटिफिकेशन होगा, एक नया प्रीलिम्स होने वाला है। तो उसके लिए अपने आप को तैयार करें, बिल्कुल भी परेशान ना हो, डिप्रेस ना हो। इस वीडियो में मुख्यतः हम बात करने वाले हैं मेंस को लेकर कि मास्टर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि 2019 का जो मेंस है प्लस 2021 का, इन दोनों के पैटर्न में काफी अंतर है। दोनों के सिलेबस में प्लस पैटर्न दोनों में काफी अंतर है। प्लस जो उसका टिपिकलनेस कहना चाहिए, उसकी टफनेस जो कहनी चाहिए, उनमें भी काफी अंतर है। यदि 2020 का आपने मेंस का पेपर देखा हो, मैंने उस पर एनालिटिकल वीडियोस बनाए हुए थे, पेपर 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने बनाए हुए थे मेंस वाले। उनको जाकर आप देखेंगे, 2020 का जो पेपर था बहुत ही टफ था, टफेस्ट पेपर आप कह सकते हैं। इवन पेपर थर्ड जो था वो तो इतना ज्यादा टफ था कि पासिंग मार्क्स लाले पड़ने वाले कई विद्यार्थियों को, और 40% पासिंग मार्क्स होते जनरल कैटेगरी के लिए, ये बात को आप जानते हैं। इसमें भी यही है, 2019 में भी और बाद वाले पैटर्न में भी ये बात कंटिन्यू है। तो पेपर बहुत टफ था। अगर 2019 का पेपर क्या वैसे ही आएगा क्या? कुछ नहीं कह सकते। 2021 का पेपर नो डाउट 2020 की तरह तो नहीं, पर यह है कि उससे मिलता जुलता ही आने वाला है। इस बात के लिए अपन प्रिपेयर रहें। क्या क्या तरीके होने चाहिए, क्या क्या टास्क हैं, क्या समस्याएं हैं, कैसी क्या हर्डल्स वगैरह, उनको कैसे हम सॉल्व करें, उन सभी का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इस वीडियो में उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, 2019 का जो मेंस है ये हो रहा है ओल्ड पैटर्न पर, सबसे पहला। जबकि ये वाला क्या है, ये न्यू पैटर्न पर है। दोनों में बहुत अंतर है। दोनों का सिलेबस हालांकि मैच करता है, नो डाउट 60%, इससे ज्यादा मैचिंग नहीं होने वाली है। 2019 का जो पेपर है या जो सिलेबस है वो अपने आप में एक टफ फॉर्म रखता है, क्योंकि इसमें सभी पेपर में विशेषकर हम बात करें 1 2 और 3, क्योंकि ये जो शुरुआत के 3 पेपर होते हैं बहुत ही लेंदी होते हैं। अपने आप में ये निर्धारित कर देते हैं कि कौन विद्यार्थियों का इंटरव्यू कॉल आएगा प्लस अच्छी पोस्ट उठाएंगे, कहीं ना कहीं ये निर्धारित करते हैं। हालांकि 6 के 6 पेपर है, सभी निर्धारित करते हैं, बात वो नहीं है, बट एक मोटे तौर पर हम बताएं कि बिगड़ने की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। उसके बाद में 4 5 6 तो है ही, वो तो कोई बात ही नहीं है। कई विद्यार्थियों को तो 6 नंबर का पेपर ऐसे वाला, उसमें भी डिस्टर्बेंस आया हुआ है, तो वो एक विषय है, नो डाउट। अब ध्यान देने वाली बात है कि मैंने कहा एक एक करके सभी पेपर पर बात करने वाले हैं अभी। ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न, सबसे बड़ा टास्क तो यही है, विशेषकर उनके लिए जिनको दोनों ही मेंस देने हैं। सबसे टफ पॉइंट तो यही है कि जनवरी माह में, नेक्स्ट जनवरी में आपका 2019 वाला है और 2021 वाला जो है वो फेब में है। ठीक, जनवरी में भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको टाइम मिल रहा हो। 8 जनवरी से मान के चलिए आपका एग्जाम हो सकता है, 8 जनवरी 10 जनवरी के आसपास में, है ना, ऐसी डेट उन्होंने बताई है। जबकि फरवरी में आप मान के चलिए 15 फरवरी के आसपास में, बहुत हुआ तो दोनों के बीच में 1 महीने का गैप आपको मिलने वाला है। हालांकि हालांकि ये जो है ये डेट टेंटेटिव है, संभावित तिथि दी हुई है, परंतु मुझे लगता है कि एग्जाम हो जाएगा। ऐसा मेरा सजेशन है कि जनवरी माह में तो पेपर हो जाना चाहिए। बहुत अधिक संभावना इस बात की है, बहुत अधिक से अधिक हुआ तो थोड़ी सा डिले होगा, बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन 20 दिन, 1 महीने मान लो, बस इससे ज्यादा नहीं होने वाला। पहली बात तो इस बात की संभावना ही सबसे कम है, क्योंकि आयोग अभी इस समय बहुत जल्दी में, इस बात को ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी भी लगातार दबाव बना रहे हैं, शासन के ऊपर भी दबाव है, अगले साल चुनाव भी है, वैकेंसीज भी लगातार देनी है। इतनी मीडिया पर आलोचना हुई है कि साहब 2019 का अभी तक चल रहा है मामला। तो ये सब चीजें हैं, अब इसके बाद में देखिए क्या कैसा हो जाए। तो आयोग तो अपने तरफ से जल्दी में है, और नो डाउट रिजल्ट भी जारी किया, कितनी जल्दबाजी उन्होंने किया है, और कट ऑफ भी अपने देखा, बहुत सारी बातें हैं। बच्चों के सामने चुनौती ये है कि जनवरी माह में देना है 2019 का, जो कि अपने आप में एक बहुत लेंदी है, जबकि उसके ही ठीक नेक्स्ट मंथ में आपको देना है 2021 का, जिसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। क्या किया जाना चाहिए, कैसे क्या इसको डील करें, कैसे इसको बनाएं, इसकी क्या मास्टर स्ट्रैटेजी हो, इस पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, पहला पेपर कौन सा है मेंस का? 2019 का, यानी कि फोकस में कौन सा होने वाला है? आपको फोकस करना चाहिए 2019 का, सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि जनवरी में वो होगा, उसके बाद में अगला होगा।
2021 का जो मेंस है, जो कि नए पैटर्न पर होने वाला है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है, इसको बाद में, ठीक, पहले आपको इसको प्रिपेयर करना चाहिए। रीजन ये मैंने कहा 60% कॉमन है, कई चीजें इसमें अलग हैं, जबकि इसमें वो चीजें कम हो गई हैं। जब आप इसको पढ़ोगे तो 60% तो ये आपका तैयार हो ही जाएगा, बचेगा 40%। जो 40% सेक्शन बचेगा आपका 2021 वाले के लिए, उसको आपको 1 माह में तैयार करना होगा, एनी हाउ, किसी भी तरीके से 1 माह में तैयार करना है। इसका मतलब ये है कि अगर अभी से अपन देखें, अपने पास में बहुत कम समय है, अक्टूबर गया, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 5-7 दिन, 10 दिन जो भी आप मान रहे हैं, वो तो रिवीजन में ही चले जाने वाले हैं, यानी 2 माह का समय मात्र है, और अपने आप में एक लेंदी सिलेबस, ठीक। और ना केवल ये 2 माह आपको पढ़ाई करनी है, बल्कि जनवरी में मेंस देने के पश्चात में फिर से आपको लग जाना है किसमें, इस पर, यानी अगले फरवरी मार्च तक आप फंसे हुए हैं, बिल्कुल घुसे हुए हैं। और नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि एक प्रीलिम्स का भी आ जाएगा अभी, तो फिर उसके बाद में एक नई चीज वो भी है आपके सामने, यानी कि अगले 4-5-6 महीने, या 4-5 महीने जो भी कह लें, मोटे तौर पर देखें यदि, आप बहुत व्यस्त चलने वाले हैं। चाहे आप केवल तैयारी कर रहे हों, चाहे आपके साथ में जॉब भी कर रहे हों, या फैमिली वगैरह को लेकर चल रहे हो, हाउसवाइफ वगैरह हैं, सारी चीजें, तो बहुत व्यस्तता होने वाली है। तो सबसे पहली जो की होने वाली है वो मैनेजमेंट होने वाली है। किस चीज का मैनेजमेंट? टाइम का मैनेजमेंट। सबसे पहली बात तो ये होने वाली है, क्योंकि ये दोनों चीजों को डील करना, जिनका केवल 19 है, बात एक अलग है, होंगे कुछ, जिनका केवल 21 है वो भी होंगे, वो कोई बात ही नहीं है, उनके साथ तो थोड़ी सी समस्या कम है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैक्सिमम जो लोग होने वाले हैं, वो कौन है? वे वही लोग हैं जिन्होंने 2019 का भी मेंस देना है, वो 2020 का मेंस दे चुके हैं, 2021 का मेंस देने वाले हैं, क्योंकि इतना हायर जो कट ऑफ है, इसको टच करने वाले विद्यार्थी नो डाउट जबरदस्त होंगे, बहुत तैयारी की होगी, बहुत वर्षों से लगे हुए होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये मैं बात बहुत अच्छे से जानता हूँ। पहले भी विद्यार्थियों ने 75-80 नंबर बनाए हैं प्रीलिम्स में, 82 बनाए, 85 4 क्वेश्चन तक सही बनाए हैं, नो डाउट। परंतु इस बार जो पेपर का पैटर्न रहा, काफी टफ पेपर था, उसके बावजूद भी उन्होंने अगर ये बना लिया है, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। केवल टफेस्ट क्वेश्चन ही प्रीलिम्स परीक्षा 2021 के, मेरा मानना यह है कि 22 से लेके 25 ऐसे क्वेश्चन थे कि जो केवल और केवल लॉजिक के बिहाफ में लगाए गए हैं, तुक्के के रूप में लगाए गए हैं, कि लॉजिक प्लस तुक्का वो सही हो गया अपना, कि हाँ, बात बन जाएगी कि बोले साहब मध्य प्रदेश में या भारत का ऐसा कौन सा पहला अभिलेख है दुनिया का जहां पर एडवर्टाइजमेंट की जानकारी अपन को मिलती है, संदेश मिलता है, तो लॉजिकल वे में लगाया होगा, बैठ गया सही वो अपना, है ना, A to C होगा, B to B होगा, क्या होगा, लगा दिया अपन ने, बैठ गया। बट नो डाउट उनको नॉलेज तो काफी होगा, और पोस्टों की संख्या वैसे ही कम थी, और इतने समय से ना तो 19 का क्लियर हुआ, 20 का भी क्लियर नहीं हुआ, तो लगातार वो एक जो एक्सपीरियंस विद्यार्थी हैं वो तो बने हुए हैं। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये विद्यार्थी ही आपको मेंस में मिलने वाले हैं, ठीक। तो यानी कि ये विद्यार्थी कौन है? 19 का भी, 20 भी दे चुके हैं, ठीक, 2021 का देने वाले हैं। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले से दिमाग में माइंड मैप आप बना लीजिए कि ये पेपर या ये जो मेंस है ये टफ होने वाला है। इसलिए नहीं कि पेपर टफ आएगा, इसलिए टफ नहीं होने वाला पेपर, इसलिए टफ होने वाला है क्योंकि यहाँ जो कंपटीशन है वो जबरदस्त लोगों में है। पहली बात तो आप इस चीज को समझ लें कि आपको पहले जितनी भी मेहनत लगी है उससे दोगुनी मेहनत लगने वाली, इस बात को आप बहुत अच्छे से जान लें, क्योंकि जो भी विद्यार्थी हैं वो सभी बहुत मेहनती, बहुत जीनियस हैं, जिन्होंने इतना हायर स्कोर टच किया है। बहुत नॉलेज होना चाहिए, यानी इतिहास, भूगोल, विज्ञान, करंट अफेयर, साइंस, टेक, है ना, मध्य प्रदेश, सब इनको बहुत क्लियर होगा। ये वो लोग हैं साहब। तो ठीक है, आप भी उन्हीं में से हैं, आपका भी ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, परंतु आप इस बात को समझे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो, ठीक। 15 गुने 20 गुने लिए गए हैं, इसका मतलब कि आपके जैसे इतने मेहनती, इतने शिद्दत से तैयारी करने वाले, इतने नॉलेज रखने वाले बहुत सारे विद्यार्थी लिस्ट में खड़े हैं। तो पहली बात तो चौकन्ना हो जाओ इस चीज को लेकर के, ठीक। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट्स हमको लगानी पड़ेगी, तब जाकर वही विद्यार्थी फाइनलाइज होकर इंटरव्यू कॉल प्लस सिलेक्शन प्लस उसके भी आगे की बात यह है कि हाँ, अच्छी पोस्ट मिले, हायर लेवल पर पोस्ट मिले, क्योंकि कई ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, तो उनके लिए तो कोई मतलब नहीं रह जाता कि साहब हाँ, हमको फिर से वही मिल गया और अपन फिर वही, तो उनके लिए कोई मतलब, वो तो और एफर्ट, ठीक। तो इस बात को समझिए। ऐसा क्या करें, ऐसा क्या तरीका हो कि मार्क्स ज्यादा आए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि पुरानी गलतियों से सीखें, जिनको अनुभव है।
दूसरी चीज़, जिनको अनुभव नहीं है, हमारे पास में नया बैच बिल्कुल अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल फीस में रखा है। पहला बैच है मेरे इतिहास में जो इतनी कम फीस में मेंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो उसको रखा है साहब जी, उसको आप ज्वाइन कर लो, फायदे में रहोगे। अगले 2 महीने, शायद बढ़ जाए टाइम तो 2.5 महीने या 3 महीने, आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलने वाला है। वेल एक्सपीरियंस है, कोई बात ही नहीं है। अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। जो पहले से 2 बार 4 बार 10 बार भी मेंस दे चुके हैं, उनको भी लाभ मिलेगा और मिलता रहा है। 2-2, 5-5, 10-10 मेंस देने के बावजूद भी कई विद्यार्थी टिके रहते, सच बात तो ये है। या जिन्होंने 10 साल से दे रहे हैं, बोले सर 2 मेंस दिए, 3 दिए हैं, फिर बीच में गैप आ गया, फिर उन सभी को लाभ मिलता रहा है मेरे पास में, क्योंकि आपको वो कुछ सीखने को मिल जाएगा जो नॉर्मल वे में नहीं मिल पाता। कई बार क्या होता है, कई विद्यार्थी इसलिए फेल नहीं होते कि नॉलेज कम है। नॉलेज तो उनको बहुत ज़्यादा है, कईयों को तो हमसे ज़्यादा होगा, वो तो कोई बात ही नहीं है। परंतु कई गलतियाँ ऐसी करते हैं, जिनके कारण सिलेक्शन रुकता है। वे गलतियाँ आप स्वयं नहीं पकड़ सकते, समस्या ये है। जो आपको सामने से देख रहा है, जो आपका फ्रंट व्यू देख रहा है, वही आपको कवर कर सकता है। ये वही बात हुई कि सेल्फी और बैक साइड का कैमरा की इमेज में क्या अंतर है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस व्यक्ति ही आपको बता सकता है। मुझे थोड़ी बहुत जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, मैं उसके माध्यम से गाइड करने का प्रयास करूँगा। बहुत ही नॉमिनल फीस पर ये बैच मैं बना रहा हूँ मेंस का, मुख्य परीक्षा का। टोटली फोकस रहने वाला है इस पर। जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं, उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी, प्लस जो विद्यार्थी नहीं भी दे रहे हैं, जिनका नहीं भी मेंस है, उनको भी जुड़ना चाहिए। क्योंकि जिन विद्यार्थियों का मेंस पहले से तैयार होता है या मेंस से वो गुजर चुके होते हैं, केवल अब इस पैटर्न पे वही प्रीलिम्स क्वालीफाई कर रहे हैं, इस बात को आप बहुत अच्छे से जान जाइए। ये वो विद्यार्थी ही हैं जो ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, तब जाकर इतना स्कोर बना रहे हैं। और प्रीलिम्स का जो स्कोर बढ़ेगा, बहुत क्लियरली जान लें कि जब मेंस तैयार होगा आपका, वो भी इस लेवल पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, तभी जाकर स्कोर बढ़ेगा। अदरवाइज आप प्री पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे। आपको उबाऊ लगेगा कि ये क्या है, बार बार एक ही चीज को अपन पढ़ते रहते हैं, पर वो बन नहीं पा रहा था। समझिए इस बात को। वो कहाँ से आएगा, वो स्कोरिंग आएगी आपकी जब आप मेंस तैयार करेंगे। इसलिए मैंने क्या कहा, जिनका मेंस है उनको भी जोड़ना चाहिए, जिनका नहीं भी है, बल्कि पीएससी मात्र ही लक्ष्य है, प्रीलिम्स भी देना है, उनको भी जोड़ना चाहिए। अभी से तैयार करो, अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि साहब हर सेक्शन आपका लगभग 60, 70, 80% के लेवल पर तैयार हो। लास्ट मोमेंट पर अपन केवल ब्रशअप करेंगे और घुस जाएंगे साहब जी, आगे बढ़ जाएंगे। यही सफलता की कुंजी है, ध्यान रखना। नहीं तो कहीं और ढूंढ रहे हो आप प्रीलिम्स की कुंजी, तो वो गलत है। प्री तभी 100 जो आपके 54 नंबर आए हैं, कट ऑफ जो गया है, अब वो तभी बनेगा जब आपका मेंस ऑलरेडी प्रिपेयर होगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, हालांकि अगली बार इतना हायर कट ऑफ नहीं जाएगा, बट फिर भी क्या नहीं हो सकता, तैयार रहिए साहब। अभी से पढ़िए मेंस, दोनों ही। अच्छा गाइडेंस एक सही वे में आपको मिलने वाला है साहब यहाँ पर, तो हमारे साथ में जुड़िए। कंटेंट भी आपको अच्छा मिलेगा, नोट्स भी आपको अच्छा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना, ठीक, इसके 5 पहलू आपके होने वाले हैं। 5 चीजें होती हैं जो कभी भी आपको क्वालिफिकेशन या उसमें क्वालिफाई कराती हैं साहब, दिलाती हैं। कौन सी 5 चीजें हैं? सबसे पहली बात तो, ठीक, पहला पॉइंट तो बता चुके, जो कि पहले से ही पहले आता है कि अपनी गलतियों से सीखो। उसके आगे का पॉइंट आप बता रहे हैं, गलतियों से सीखो मतलब प्री में जो गलती की उनसे भी सीखो, मुख्य परीक्षा में भी जो गलतियां की उनसे भी सीखिए, इंटरव्यू के दौरान में जो गलतियां करके आए हैं उनसे भी सीखिए। हर जगह सिलेक्शन होने के बावजूद भी वो पोस्ट नहीं मिल पाई, 2 नंबर 4 नंबर इत्यादि से, उन गलतियों से भी सीखिए कि क्या थी, क्योंकि ये बहुत माइनर हो जाती है, माइक्रोस्कोप से देखने वाली बात हो जाती है। सच बात तो ये है, साहब अपनी इतनी बड़ी गलती है, फिर अगली बार और, तो अपन आगे बढ़ गए, फिर और छोटी गलती और छोटी, बिल्कुल इसका महत्व है। कई बार अपन स्वयं देख लेते हैं, कई बार कोई आपके जो गुरुजन मार्गदर्शक होते हैं वही बता सकते हैं। मुझे थोड़ी बहुत जो अनुभव है वो मैं चीजें बताने का प्रयास करूंगा, और जो इन गलतियों से सीख लेंगे वो सिलेक्शन उठाएंगे, नो डाउट। मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करना है या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके 5 मुद्दे होते हैं, 5 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला तो होने वाला है सिलेबस। सबसे पहला क्या है? सिलेबस। 2019 का सिलेबस बहुत अच्छे से देख लीजिए और उसकी मास्टर स्ट्रेटजी अपन बनाएं। बता रहे हैं क्या। दूसरी चीज होने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये होने वाली है। तीसरी चीज होने वाली है, आपके पास में होना चाहिए एक अच्छा मार्गदर्शक, आपका मेंटर।
जिसको वेल एक्सपीरियंस है इस चीज का साहब, कि मेंस अगले 2 महीने में इतने कम समय में कैसे क्या बनाएं, ज्यादा समय होता तो भी कैसे क्या बनाएं। वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि मात्र 2 महीने दिए हैं। कई लोगों के लिए होगा, जिनको सिलेक्शन लेना उनके लिए बिल्कुल भी विषय नहीं है, क्योंकि 6 महीने भी देते तो बाकी 4 महीने सोते रहते अपन, या थोड़ी बहुत ऐसे ही पढ़ते, आखिरी ये 2 महीने में खींच के पढ़ते हैं। सच बात तो ये है, चाहे डीसी उठाने वाले हों, चाहे डीएसपी उठाने वाले हों, चाहे कोई भी हो साहब जी, लास्ट जो फाइनल टच होता है वही पावरफुल होता है, पावरफुल स्ट्रोक होता है, मास्टर स्ट्रोक होता है, वो आखिरी के 1-2 महीने में ही हो पाता है। इतनी व्यस्त जिंदगी है सभी की, नहीं निकाल पाते समय साहब जी, नहीं हो पाता, या दिल मन भी नहीं लग पाता, होता है। तो इतना ही पढ़ते हैं, सच बात तो ये, और उतना ही में कोई डीसी हो जाता है, कोई नायब तहसीलदार हो जाता है, कोई फेल भी हो जाता है बेचारा, क्या करोगे। तो वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं कि सर मात्र 2 महीने दिए, कोई विषय ही नहीं है, पहले ही जान लो आप, विषय इसके आगे है। वो आपको कौन बता सकता है सारी स्ट्रेटजी को कैसे क्या बनाना है, कैसे उसको डील करना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स नहीं है। प्रीलिम्स में तो 4 ऑप्शन थे, टफ क्वेश्चन आए, 4 में से कोई ना कोई चुनना ही है, तो कब मारेंगे अपना सही हो जाएगा। कई क्वेश्चन सही हो ही जाते हैं। हर क्वेश्चन नॉलेज के बल पे थोड़ी बनाता है विद्यार्थी, हर कोई जानता है, जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो भी जानते हैं, जो हो रहे हैं वो भी जानते हैं कि सारे क्वेश्चन के एग्जैक्टली आंसर नहीं मालूम थे, तो लगाया, और वो बाय लक बाय चांस, ईश्वर की कृपा, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद कि हाँ सही हो गया, वो एक अलग बात है कि अपना हो गया। कई ऐसे भी हैं कि बेचारे एक आध क्वेश्चन, ठीक है, हो जाता है, प्राय तुक्के सभी के लग जाते हैं, पूरे क्वेश्चनों पे ना सही तो कुछ क्वेश्चन पे तो लग ही जाते हैं। तो यही तो है, सच बात तो ये है। बाकी कोई अगर ये कहे कि नहीं मैंने तो बिल्कुल नॉलेज जितना था उतने क्वेश्चन लगाए थे और बिल्कुल सही, तो फालतू बातें हैं सब, है ना। अच्छे लोग, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर भूमिका मेंटर की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक, 1 2 3, चौथा पॉइंट होता है आपका नोट्स। आपके पास में जो समय है, चाहे 2 महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे अगला प्रीलिम्स देना हो, चाहे उसके भी बाद का 2022 का मेंस देना हो, नोट्स। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही होती है कि साहब भटकाव बहुत है। बहुत विद्यार्थियां जो देखेंगे, किताबें इकट्ठी कर रहे हैं, कंटेंट ही इकट्ठा कर रहे हैं। हर किसी के घर में लाइब्रेरी बनी हुई है, ठीक, लाइब्रेरी बनी हुई है साहब जी, कि बिल्कुल किताबें इतनी हैं कि रिश्तेदार, नातेदार, मोहल्ले वाले आए तो देख के डर जाएं। उनको डराना लक्ष्य नहीं है, सिलेक्शन लक्ष्य है। सिलेक्शन होता है कम से कम पुस्तकों में, सबसे पहले जान लो। अच्छी बुकें पढ़ेंगे, हो जाएंगी इकट्ठी थोड़ी बहुत, ठीक है, बट सिलेक्शन जो फाइनल होता है वो होता है कम से कम पुस्तकों में। जब आपकी टेबल पर जितनी कम पुस्तकें रहेंगी, उतने ही अच्छी पढ़ाई होगी और उतने ही जल्दी सिलेक्शन होगा। और जब आपके पास में बहुत अधिक पुस्तकें हैं, उतनी ही कम पढ़ाई होगी, और खासकर वो आपकी टेबल पर है तो और ही कम हो जाएगी, और सिलेक्शन उतना ही दूर होता चला जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर जो समस्या है वो यही होती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? समस्या तो यह है कि किताबें इकट्ठी करते हैं, अब बाजार में क्या कोई ऐसी किताब है जिसमें पूरा सिलेबस का या पूरी चीजें एक जगह पर दी हो? ऐसी कोई पुस्तक नहीं है, पहली बात तो। होता यह है कि पता चला कि 40 50 60 पुस्तकें खरीद डाली केवल मेंस के लिए, होंगी तो खरीद तो लेंगे अपन, वो तो कोई विषय नहीं है, पैसे हैं ईश्वर की कृपा से, पर क्या पढ़ लेंगे, उसका रिवीजन कर लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे? नहीं करेंगे तो बेकार है। जो भी खरीद लिया अगर उसको 3 बार नहीं पढ़ा तो बेकार है। एग्जाम के ठीक पहले रिवीजन नहीं हुआ तो बेकार है, कोई मतलब नहीं है आपका खरीदना। भले ही आपने उसको एक बार पढ़ लिया था, तो भी कोई मतलब नहीं है उसको परचेज करने का, कुछ याद याद नहीं रहेगा। उस सिलेबस इतना लंबी है कि सिर पकड़ोगे तो पूंछ छूट जाएगी, और पूंछ पकड़ोगे तो सिर वाला हिस्सा छूट जाएगा। तो यहाँ पर चाहिए मास्टर स्ट्रेटेजी, यहाँ पर चाहिए बहुत टेक्निकल पॉइंट्स वगैरह था, आप इस बात को समझिए। इसका सॉल्यूशन हमारे पास में है, यानी सॉल्यूशन नंबर 3 भी है। आप हमारे पास में बैच ज्वाइन करिए, बहुत नॉमिनल फीस पर है, ठीक। सारी चीज़ों की ड्राफ्टिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको बताएंगे, प्लस इसका सॉल्यूशन भी है नोट्स का। हम आपको 8 बुकलेट देंगे, ठीक। सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़िए, पूरा सिलेबस, सारे सेक्शन आपको उसमें मिल जाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। और 8 वो बुकलेट जो है वो आपको आराम से पढ़ी जा सकती है इतने कम समय में। 2 महीने का टाइम है, आप 1 महीने 1.5 महीने में पढ़ लेंगे उसको बड़े आराम से, रिवीजन भी कर लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, इतना समय है अब आपके पास में। सिर्फ वो 8 बुकलेट, उसमें सब कुछ दिया है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिवाय 2 चीजों के। पहला, करंट अफेयर्स, जबकि दूसरा है आपका मैथ्स वाला सेक्शन, वो नहीं दिया है हमने, बाकी सब दिया है इन नोट्स में। इसको पढ़िए,
मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेरे हाथ के बनाए हुए नोट्स मैंने खुद बनाए हैं और मुझे याद ही नहीं कि मैंने कितने मेंस दे चुका हूँ और 4 से 5 बार पीएससी में सेलेक्टेड हूँ। बस यही पता है मुझे, ठीक है? आईएएस के 5 बार, है ना? इंटरव्यू, मेंस सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बनाए हैं, मैं सिर्फ़ आपको इसलिए बता रहा हूँ, टू द पॉइंट, बिल्कुल कोई भटकाव नहीं, ठीक? और नॉलेज ज़्यादा इकट्ठा करने की तो ज़रूरत नहीं है, ज्ञान ज़्यादा इकट्ठा करने की अभी, क्योंकि ज्ञानी फेल होने वाले हैं। एक बहुत बड़ी समस्या से आपको पहले ही अवगत करा दूँ, इमोशनल मत हो जाना। क्या मत हो जाना? इमोशनल मत हो जाना। क्योंकि कई ऐसे पुराने तीरंदाज और धुरंधर होने वाले ज्ञानी लोग होने वाले हैं जो कि अभी 2019 का देखेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे। बोला अरे इसमें तो वर्ल्ड हिस्ट्री अपन ने पढ़ा है कोई जमाने में, ये वो पता चला अगले 1 महीने तक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि वो इमोशनल हो गया उस पर। आपको मात्र उसमें 7 टॉपिक हैं, वो तैयार करिए साहब जी। वर्ल्ड हिस्ट्री के उन्होंने जैन एन माथुर भी खरीद लाए होंगे, लाल बहादुर वर्मा भी खरीद लाए होंगे, शर्मा भी खरीद लाए होंगे और पता नहीं क्या क्या ले आए होंगे और बोले साहब मूर्ति फूर्ति सारा कर डालो, कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट से जेआरएफ है 2 बार, इसलिए मैं साफ साफ बता रहा हूँ, बिल्कुल मत करना। इमोशनल मत हो जाना, ठीक? कोई वर्ल्ड हिस्ट्री में होगा, कोई सोशियोलॉजी में हो जाएगा, कोई किसी में, बिल्कुल मत हो जाना। 7 टॉपिक हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल रहिए। उन 7 टॉपिकों को 7 टॉपिक के रूप में ही पढ़िए, घुस मत जाइए कि लगे हाथ ये भी तैयार कर लें, ये भी तैयार कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको पॉइंट नंबर 2 पर लिखा है, जो आया हुआ सिर्फ वो चीज तैयार करिए, उसको पढ़िए और उसकी ही प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़ जाइए। और वो चीज़ आपको कहाँ दी है? नोट्स में, जो मैंने बनाया है। प्रिंटेड नोट्स मिलेगा बढ़िया। जो सिलेबस में है वो नोट्स में, जो सिलेबस में नहीं हो नोट्स में बिल्कुल नहीं दिया है। सैंपल वगैरह देखना हो तो देख सकते हो, कोशिश करेंगे इसको साथ में अटैच कर देंगे, देखते रहिएगा आराम से, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो फेल होने की ये बहुत बड़ी जड़ होती है बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में, इससे बचना है अपन को। इमोशनल हो जाते हैं। 6 के 6 पेपर हैं, बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में उसको तैयार करना है। 6 के 6 पेपर हो, इस बात को समझिए। तो ये 2 समस्याओं का समाधान हमारे पास में है और बल्कि इन सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास में है कि सिलेबस को कैसे स्टडी करना है, कैसे एनालाइज़ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे एनालाइज़ करना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे क्या करनी है, ठीक? वहाँ पर क्या आने वाला है क्वेश्चन, क्या-क्या आ चुके हैं वो क्वेश्चन ये हैं, क्या-क्या आएँगे वो सब ये हैं। क्योंकि नोट्स में आपको ये दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर में कौन-कौन से क्वेश्चन आए उस टॉपिक पर, वो सब दिया हुआ है आपको। तुरंत वहीं पढ़िए, वहीं प्रैक्टिस कर लीजिए साहब जी। वो सब बताया गया है और मैं भी आगे बताऊँगा कि क्या आने वाला है, क्या आने की संभावना है। क्योंकि 2020 का मैंने पहले ही कहा कि लेंथी रहा है, 21 का लेंथी होगा, 2019 का भी लेंथी होगा अगर उसी पैटर्न पे ले लिया तो। प्रिपेयर रहिए। बहुत टफ था 2020 का मेंस का पेपर, जिन्होंने दिया है उनसे चर्चा करिए, वो बताएँगे साहब इस बार तो बिल्कुल उन्होंने अलग ही कर दिया था। बैच जॉइन करिए, क्योंकि ये इतनी सारी बातें हैं कि कोई एक बार में आपको नहीं बता सकते। बैच में हम आपको सारी चीज़ें हर दिन डेली की क्लासेस में, डेली ड्राफ्टिंग, डेली टॉपिक वगैरह सारी चीज़ें बताने वाले हैं आपको, ठीक? दूसरी बात ये है कि इतना समय नहीं है आपके पास में कि आप हर टॉपिक को तैयार करते रहें, अपने स्तर पर पढ़ें, उसको समझें, जानें इत्यादि वगैरह, नहीं। अब तो आप केवल और केवल उसको जो सॉल्व किया है, उसका जो सॉल्यूशन निकाला हुआ है, कि साहब इसको ऐसी-ऐसी टेक्निक से बनाते हैं, इसको ऐसा-ऐसा बनाना और आगे बढ़ जाना, सिर्फ़ यही काम आने वाला है। ठीक? जिनके पास में पहले से नॉलेज हो उनको ब्रश अप करना पड़ेगा, जिनके पास में नहीं है, उनको जानना पड़ेगा। नहीं तो उस चीज़ को जानने के लिए कि इसको ऐसे-ऐसे बनाते हैं, पता चला 1 आध 2 महीने लग जाएँगे। कोई सा भी पेपर हो 1 टू 6, पेपर 5 का एग्ज़ाम्पल दे दें हिंदी का। हिंदी में कई लोग संधि, समास इत्यादि वगैरह, मुहावरे वगैरह तैयार करते रह जाएँगे। बहुत लेंथी सेक्शन है। संधि में ये नियम होता, वो नियम होता, वो नियम होता, वो नियम होता। परेशान हो जाओगे। अकेले तैयार करने में 2-3 दिन लग जाएँगे संधि वाला टॉपिक। हम जो तौर तरीके बता रहे हैं, 1 दिन में आप पूरे 3 से 4 टॉपिक तैयार करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जो-जो क्वेश्चन आता है उसको लिख कर के, जो हम बता रहे हैं, आगे बढ़ जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो उसको डिकोड करने में आप जो समय देने वाले हैं 1 से 2 दिन, 3 दिन का, उसको ही बचाना है। उसके लिए मैंने कहा बैच, हमारे साथ में जुड़िए, हम बता रहे हैं आपको। नोट्स वाली बात, सब कुछ आपको प्रिंट मैटर मिलने वाला है। अच्छा कंटेंट रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, वो आपको एक जगह पर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उन टॉपिकों पर क्या आए हैं वो भी दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव नोट्स है, उसको पढ़ना है। कुछ जगह पर मॉडल क्वेश्चंस भी दिए हैं, प्लस उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। और नोट्स में केवल वही है जो सिलेबस में है, वो नोट्स में है। जो नहीं है सिलेबस में, वो नोट्स में बिल्कुल नहीं दिया। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही जाती है, क्योंकि कोई एक बुकलेट नहीं है, ना बुक, ना कोई गाइड। पता चला कि हिस्ट्री पढ़ना, तो अपन अब हिस्ट्री के लिए एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न 3 कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की एक और ले आए। तो एक सेट तो यही बन गया, फिर किसी और राइटर को बताया तो 4 और ले आए, तो 8 सेट तो ये हो गए साहब, ये 8 बुकलेट। फिर और ऐसे ही करके नोट्स भी पढ़े हैं और खुद ने भी बनाए हैं।
बहुत फैलाव है, यही तो बचना है आपको। क्योंकि ऐसे में तो नहीं तो अगले 2 महीने में केवल पेपर 1 ही तैयार होता रह जाएगा। आपको 6 के 6 पेपर तैयार करने हैं और कॉम्पिटिशन बहुत टफ है साहब जी। 154 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों से कॉम्पिटिशन है का मतलब समझ लीजिए आप पहले से। इस बात को बड़ी गंभीरता से सोच लीजिए अपनी-अपनी कैटेगरी में, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी मेंस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए आवश्यक होती हैं। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मेंटर, नोट्स। इसके भी बाद में जो चीज़ आती है वो होते हैं आप साहब जी। कि आपको अब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट लाना पड़ेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी क्योंकि कोई कितना ही पढ़ा दे, लिखना तो आपको है। वहाँ पर दिमाग भी आपको चलाना है। बहुत नए क्वेश्चन आने लगे हैं, टिपिकल क्वेश्चन आने लगे हैं, जो कभी नहीं आया वो भी आने लगा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे 2020 का देखेंगे तो क्या पूछा था, कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। पेपर 4 में पूछा था आपसे उठा करके कि सीबीआई के 3 विभाग बताइए, कइयों से लिखते नहीं बने होंगे। उठा करके पूछ लिया कि ऐसी कौन-सी पुस्तक है जो भ्रष्टाचार के सभी मामलों को दर्शाती, संदर्भित करती, इस तरह का ये क्वेश्चन था। लीजिए साहब जी, ये भ्रष्टाचार के बारे में बताती, सभी प्रकार के भ्रष्टाचार उनके डिटेल के बारे में बताने वाली। कई बच्चे उसमें भी कन्फ्यूज़ हो बोले सर हम तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिख के आए थे। ठीक है, और पता चला कि वो निकलने वाली है क्रूसाइड। तो ये तो समस्या है एक बहुत बड़ी। गूगल पर भी आप देखेंगे तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र करके दी हुई है। वहाँ पर कहीं नहीं लिखा है जबकि क्वेश्चन में कि सबसे पहली पुस्तक, प्रथम पुस्तक ऐसी कौन-सी है? 2019 में लॉन्च हुई, भारत सरकार के मंत्री ने उसको लॉन्च किया है, उसका अनावरण किया है बुक का। तैयार रहिए साहब जी। तो पता चला लिखना था क्रूसाइड और लिख कर आ गए कुछ का कुछ। तो ये जो है ये टफनेस है। कई क्वेश्चन तो ऐसे भी जिनके उत्तर अपन लिख कर आए हैं, अपन को लग रहा है नहीं ये सही लिख कर आए हैं, वो गलत है। समझिए इस बात को, ठीक? तो ये आपका तरीका होना चाहिए। इन 5 बातों को दिमाग में सबसे पहले बिठा लीजिए और सारी बातों का सॉल्यूशन ये है, साथ में जुड़िए आप। ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आप जुड़ सकते हैं। मैं तो हमेशा सजेशन देता हूँ ऑनलाइन में ही आइए, क्योंकि ऑफलाइन नो। ऑनलाइन में आपको फ़ायदा ये है कि आप जॉब में हैं, ऑफ़िस में हैं, टाइमिंग वगैरह कोई इश्यू नहीं है। हर दिन की क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपको रात में 12 बजे देखना, आप रात में 12 बजे देखिए साथ ही। जब देखना है, जहाँ से देखना वहाँ से देखिए, स्किप कर कर के देखिए क्योंकि आपको पता है हाँ, ये वाला टॉपिक तो हमको बनता है। तो उसमें मुद्दे का पॉइंट हमारे लिए ये इसके आगे का सेक्शन देखना है, तो आपने स्किप करके देख लिया। तो अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको हमारे पास में ये फैसिलिटी मिलने वाली है। ऑनलाइन क्लास की मिलने वाली है। जो क्लास ऑफलाइन चल रही होती है वही क्लास लाइव होती है और चलती क्लास के दौरान में आप हमसे बात कर पाते हैं। इस बात का फायदा सैकड़ों विद्यार्थियों ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले बैच में उठाया, उठा रहे हैं। आप भी इसका लाभ लीजिए। एमपीपीएससी चाहे मेंस हो, चाहे प्रीलिम्स वगैरह का एग्जाम हो, चाहे आईएएस का हो, आप इसका लाभ लीजिए क्योंकि इनके लिए आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर टू द पॉइंट क्वालिटेटिव कंटेंट मिल जाएगा। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि गुणवत्ताहीन कंटेंट यदि आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। प्रयोग मत करिए कैरियर के साथ में। इतने बार प्रयोग नहीं कर सके, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 साल, 5 साल बहुत होते हैं और यहाँ तो वैसे ही वैकेंसियों की संख्या है ना, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, उसका लाभ उठाइए और आगे बढ़ जाइए, ठीक? 2019 और 20 के 21 के संदर्भ बता रहा हूँ, 60% ये आपका जब जैसे ही तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद में अगले महीने में क्या तैयार करना है आपको? 21 के अकॉर्डिंग उसको लेकर आपको चलना है और उसको तैयार करना है साहब जी, ठीक? चलिए, अब आगे बात करते हैं इनके बारे में अंदर, एक-एक चीज़ को लेकर के। देखिए, प्रीलिम्स वाला जो एग्ज़ाम था उसमें थे ऑब्जेक्टिव, कोई 4 ऑप्शन थे अपन ने चुन लिए। अब यहाँ पर अपन को लिखना है सबसे पहली बात। लिखना एक बहुत कठिन काम है और लिखना कैसे आता है? लिखना लिखने से आता है। लिखना लिखने से ही आता है और कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि लिखेंगे तो सभी 15 गुने 20 गुने विद्यार्थी, सभी सेलेक्ट नहीं हो जाएँगे साहब जी। वहाँ के पश्चात में 3 गुने विद्यार्थियों का इंटरव्यू कॉल आने वाला है, जो अपने आप में एक टफ टास्क होगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पर लिख कर आ रहे हैं साहब, उसके बावजूद भी अगर कॉल नहीं आया तो फिर एक बहुत समस्या वाली बात है, पूरी मेहनत पे पानी फिर गया और दुःख अलग है। पूरा पूरा दुःख समुदाय हो गया साहब जी। उसका सॉल्यूशन निकालना है साहब कि इसका समाधान क्या है? तो लिखना अपन को ऐसा है कि जो क्वालिटेटिव कंटेंट हो, गुणवत्ता परक हो, ऐसा लिखना है। प्लस उसमें ऐसा लिखना है जो कि काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स को रेफ़र करे, दर्शाए, आपकी खुली हुई एक ब्रॉड सोच को दर्शाए। एग्ज़ामिनर जो चाहता है कि हाँ, एक अधिकारी जो होगा, जिसको नॉलेज भी होगा, दिमाग भी खुला हुआ होगा, एक पॉज़िटिव थॉट भी उसकी होगी, उन चीज़ों पर वो नंबर देते हैं। प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी लिखें जो बाकी विद्यार्थियों से हटकर लिखें। हटकर लिखने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होता, सच बात तो ये है। समस्या ये होती है कि सब एक ही सा लिख देते हैं और फिर उसमें नंबर नहीं मिलने वाले साथी। लिखने के दौरान में मेंस की आंसर राइटिंग में भी ये है कि हाँ, अपन ने एक बेसिक से सही उठाया, एक सही तरीके से इंट्रो उठाया,
उसको करंट के साथ में अपने जोड़ करके बताया, एक सही तरीके से डेटा का प्रस्तुतिकरण किया, उसका सही लेआउट दिया, उसका सही ड्राफ्ट दिया, तरीके से टू द पॉइंट दिया जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और उसके बाद में एक सही तरीके से उसका सॉल्यूशन अपन ने दिया साहब, जिस बात को उन्होंने पूछा है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा तो अपन ने हाँ साहब लाभ बता दिए, हानियां बता दी, कंक्लूजन बता दिए, पर ऐसे क्वेश्चन की संख्या लगातार कम होती चली गई है, इस बात को समझिए। ये निबंधात्मक प्रकृति के जो प्रश्न है उनकी संख्या लगातार कम होती चली गई है, जिनको आपको बिना पढ़े लिख देना है। ठीक, वो सभी लिखेंगे साहब कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण बताइए, वो हर कोई लिखेगा, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। बस ये होगा कि हाँ जिसने थोड़ी सा रिसेंटली रिवाइज किया है तो 10-12 कारण लिख देगा, और जिसने कम किया है तो वो 10 कारण लिख देगा। बस इतना ही अंतर है, पर ये सिलेक्शन उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाने वाले, भूमिका कहीं और की है। तो वह होती है ड्राफ्टिंग की, उसके आंसर राइटिंग की, उसकी फ्रेमिंग की, उसके लेआउट की। बार बार कह रहा हूँ, लेआउट वर्ड नहीं समझ में आया होगा। लेआउट का मतलब ये है कि जो कॉपी आपकी होती है, ठीक, ये आपकी कॉपी है साहब जी, तो इसमें सही मार्जिन से आपको उठाना है, और वो ड्राफ्ट आपका सही तरीके से दिखना चाहिए। इन सब बातों की बड़ी भूमिका होती है। नहीं तो विद्यार्थी क्या करते, यहाँ से उठा के पहली लाइन लिखी, अगली लाइन यहाँ कहीं लिख दी, फिर अगली लाइन ऐसे ही टेढ़ी कर दी, और फिर ये, और फिर थोड़ी सा वजह यहीं घिच पिच कर दिया, कट जाएगा नंबर। समझिए उस बात को। पढ़ने के पहले कॉपी देखी जाती है, मेंस की हो चाहे कोई से भी हो, और उसी बिहाफ में डिसाइड हो जाता है कि साहब ये सही तरीके से लिखा गया उत्तर है कि नहीं है। ठीक है, इतनी कॉपियां मैं चेक करता रहा हूँ, तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि साहब एक सही लेआउट उसका हो, सही नक्शा, सही रूपरेखा, मार्जिन सही तरीके से, हैंड राइटिंग सही हो, सुंदर ना हो, साफ सुथरी हो, वर्तनी वगैरह। नहीं तो आधा पेज पढ़ने के बाद में समझ में आ जाता है कि साहब अपन क्या है, एक गलत इम्पैक्ट ना जाए, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है अपन को। तो एक सही लेआउट होना चाहिए, तो वो चेक करने के भी पहले जो देखी जाती है ना, तभी हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण दो, खाना, खाना मुंह से बाद में खाया जाता है, खाना पहले आंखों से और नाक से खाया जाता है। जब वह बन रहा है तभी उसकी उड़ती हुई खुशबू हमको बता देगी, एक हल्का सा अंदेशा तो दे ही देगी कि खाना स्वादिष्ट बन रहा है कि नहीं। ठीक, और उसके पश्चात में आता है उसको परोसने का तरीका, कि साहब इसको प्रस्तुत किस तरीके से किया गया है, साहब कैसे क्या जमा कर, ये नहीं कि बस अच्छा बना बस दिया और बस रख दिया खा लो जानवरों की तरह, नहीं साहब। उसके पहले कि माँ किस तरह से प्रस्तुत करती है साहब, बहन किस तरह से प्रस्तुत करती है, उस चीज को देती है कितने प्यार से, मिठास के साथ में, वो जो उसका प्रस्तुतिकरण होता है, आधा खाना तो वहीं खा चुके हैं अपन, वहां की तो औपचारिकता रहने वाली है, इस बात को समझिए। इसी तरह मेज की कॉपी भी है, कि आप समझ रहे हैं कि नहीं, हमने अच्छा लिखा बस वो पर्याप्त है तो वो गलत है, पहले ही जान लीजिए आप। बहुत अच्छा अच्छा लिखने वालों को मैंने बाहर होते देखा है, मैं बार बार समझाता हूँ साहब ये नहीं करना, और आप विश्वास करिए कि जब ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने दो दो तीन तीन चार चार मेंस दिए, इंटरव्यू कॉल नहीं आया, बोले सर परेशान हो गए, क्या करें, उनका कॉपी ले आओ आप अपनी, कॉपी देखिए हमने बता दिया साहब कि देखो ये समस्या है। अगला मेंस उन्होंने दिया, उन सारी चीजों को दूर करते हुए मैंने बताया साहब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में गाइड कर दिया कि साहब ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा लिखना, इंटरव्यू कॉल आ गया, सेलेक्ट हो गया, अधिकारी हैं अभी, तो ऐसा होता है। तो उसमें कोई नॉलेज की कमी नहीं थी, 5 दिन पहले मेंस के बता रहे हैं अपन कोई चीज, तो कोई नॉलेज की कमी क्या, उसने 5 दिन में कोई नॉलेज बढ़ा ली, नहीं उसको भरपूर है। गलतियां कर रहे हैं वो, जो मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे पॉइंट, तो ये जो पॉइंट्स है ये बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको क्लास के दौरान में मिलेगी। ठीक, इस बात को समझिए। नोट्स का बार बार कह रहा हूँ कि साहब नोट्स इतना कुछ फैला हुआ है, इतना कुछ है उसमें कि आप गुणवत्ताहीन कंटेंट पढ़ रहे हो तो फिर लिखोगे ही हीन। मुद्दे की बात लिखिए ना साहब जी, आप 50 चीजें पढ़ के जाओगे आपको 50 याद नहीं रहेंगी, उस रिलेवेंट टॉपिक पर आप 10 चीजें 5 चीजें पढ़ के जाइए, आपको याद रहेंगी, आप वहां पर लिख दोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ साहब उसमें से आना यही है, नहीं तो अपन ने पढ़ तो लिया इतना कुछ, आना उसमें तो कुछ है नहीं, फालतू निकला साहब। पहले ही बता रहे हैं नोट्स में, और हम बता रहे हैं साहब बैच के दौरान में कि देखो ये आना है, इसके लिए तैयार रहो। अब आप उसको बस पढ़ो और उसको लिख कर आ जाओ। तो उसमें भाई क्या होता है कि छोटा सा अपन ने पढ़ा, चीजों को समझ लिया कि ये आना है और उसमें यही लिखना है, आया भी वही, अपन ने वही लिखा, और बंदा सिलेक्शन उठा ले जाएगा, इस बात को समझिए साहब जी। नहीं तो विद्यार्थी पढ़ने वाले बहुत पढ़ते रहते हैं, मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे भी 1 आध महीने, नहीं करना ये सब काम अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि 6 के 6 पेपर आपको वेल बैलेंस करने हैं। शुरुआत के 1 2 3 पेपर टफ होते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि 4 5 6 में यूं ही काम चल जाएगा। उन सभी जगह अपन को कंटेंट की क्वालिटी देनी है, प्रेजेंटेशन सही तरीके से देना है साहब, जो खाने में भी अच्छा हो, दिखने में भी अच्छा हो साहब, इन सब बातों का ध्यान रखना है, और टू द पॉइंट हो, मुद्दे का भी हो।
कि साहब गहरा उत्तर लिखा हो, कॉन्सेप्चुअल लिखा हो, सही इंट्रो उठाया हो, सही तरीके से प्रस्तुत किया हो, टू द पॉइंट लिखा हो, जो क्वेश्चन में पूछा गया वही लिखा हो साहब जी, करंट अफेयर्स के साथ में रिलेट किया हो उस चीज़ों को, कैसे क्या जोड़ के उसका सॉल्यूशन बताया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया, अपनी तरफ से दिमाग लगा के बताया। बाकी लोगों ने ट्रेडिशनल बताया कि साहब जी 8 तरीके ये हैं उसके सॉल्यूशन के, अपन ने 2 एक्स्ट्रा बताए साहब अपने तरीके से, और वहीं दिमाग लगा के बताया। तो वो जो प्रस्तुतिकरण के अपन ने कैसे क्या रिलेट करके बताया हुआ चीज़ों को लॉजिकल वे में, वहाँ उस बात के नंबर मिलते थे। बाकी लोगों को जो नंबर मिलेंगे उससे ज़्यादा नंबर अपन को मिलेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। यही वजह है कि कई विद्यार्थियों को हर बार इंटरव्यू कॉल आ जाता है और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि साहब 2 बार 3 बार मेंस दिए, बस दे रहे हैं सर। नॉलेज वॉलेज का अंतर नहीं होता, मैं बार-बार कह रहा हूँ आपसे। एक सही गाइडेंस का अंतर होता है, एक सही मार्गदर्शन का अंतर होता है। एक अच्छा मार्गदर्शन आपको हमारे पास में मिलेगा, मैं इतना ही वादा कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं अपन। प्रीलिम्स में अपन ने 4 ऑप्शन चुन लिए, अब लिखना है उन चुनौतियों का सामना। लिखना लिखने से आएगा, उसकी करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ना केवल लिखना पर्याप्त है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, कई विद्यार्थी बोले टेस्ट सीरीज में आपने उल जलूल टेस्ट पेपर आपको मिल गया और उल जलूल अपन लिखा है और अपन को नंबर भी अच्छे दे दिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज चलानी है, तो क्या मतलब, उसका कोई औचित्य नहीं है साहब। कंटेंट कम से कम आपको लिखना है, कम से कम की प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे से अच्छा लिखना है। वो अच्छे से अच्छा क्या लिखा जाता है, जितनी गलतियां हैं आपकी वो कौन ढूंढ सकता है, उस फील्ड का ही एक सही व्यक्ति ढूंढ सकता है, वरना आपकी केवल कॉपी बस चेक होके मिलेगी और बोले हाँ कितने परसेंट मार्क्स मिले, बोले 70%, 60%, कभी कभी अपन को 80%। एग्जामिनेशन फाइनल जो होने वाला, तो बोले टेस्ट सीरीज में जितने मिलते थे उसके आधे मिल रहे हैं साहब जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बहुतों के साथ में होता है। तो इन सब माया जाल में ना फंसें, इस बात को समझिए। कंटेंट क्वालिटेटिव लिखेंगे, तभी लिखेंगे जब क्वालिटेटिव नोट्स पढ़ेंगे, और जब उसको चेक करने वाला व्यक्ति आपको बताएगा साहब देखो ये इसमें गलती है आपकी, ये नहीं लिखना, ये बिल्कुल फेल कराने वाला आपने उत्तर लिखा हुआ है, कि मतलब ले जाएगा, डुबा देगा। और हर जगह जहां जहां वो चीज लिखी होगी आपने जिस टाइप से लिखा है, वो डुबा देगा, इस बात को समझ लो। उन गलतियों को जो दूर करवा देगा वही टेस्ट सीरीज काम आएगी आपको, बाकी सब औपचारिकताएं मात्र हैं, केवल दिल को तसल्ली देने के लिए लाए गए तरीके मात्र, और कुछ भी नहीं है साहब जी। ठीक, मैंने कई ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जिन्होंने बहुत कम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की साहब, बहुत कम। ठीक, कोई बहुत भारी भरकम नहीं की कि हाँ बिल्कुल टेस्ट सीरीज दिन रात लिखते रहते थे, उसके बावजूद भी वो सेलेक्ट हो गए। ठीक, और नहीं तो रही बात प्रैक्टिसिंग की, तो साहब प्रैक्टिसिंग इतना टफ काम है कि व्यक्ति से मैं सिर्फ ये कहता हूँ, आप एक दिन में एक उत्तर लिखो, डेली एक उत्तर लिखो। वो उतना नहीं लिख पाते, अब आपको क्या कहूँ, अनुशासनहीनता वो चीज होती है, डिसमैनेजमेंट वो चीज होती है कि एक दिन में एक उत्तर लिखिए, कहते हैं साल भर कर लीजिए आप काम, वो उतना नहीं कर पाएंगे। बोले सर कहाँ का बोझल, आप तो एक आध हफ्ते में हमसे पूरा लिखवा लीजिए, वो हम लिख देंगे। नहीं आ पाता, तो सोचिए बाकी चीजें क्या, इतना टफ काम होता है कि पढ़ तो बहुत लिए, पर खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं कि क्या लिखा, नहीं इससे भी अच्छा लिखना है, और अच्छा लिखना तो और अच्छा पढ़ें। यही तो सबसे बड़ी गलती है, इमोशनल हो गए, यही सबसे बड़ी गलती है। तो हर कोई कम ही लिखता है, और उसके बाद में लिखने के बाद में आपको उसमें गलतियां मालूम होनी चाहिए कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, वो कोई बता नहीं रहा। अपन केवल औपचारिकता पेज भरने वाले आंसर लिख रहे, तो आरडीवीवी या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी वगैरह का तो अपन मात्र दे नहीं रहे हैं साहब जी, कि जहाँ पर केवल भरे हुए पेजों के नंबरों के आधार पर, है ना। तो इस बात को समझिए। मुद्दे की बात यह है कि कंटेंट पढ़ना भी क्वालिटेटिव है, लिखना भी क्वालिटेटिव है, चेक भी क्वालिटेटिव ही कराना है, गलतियां भी अपनी क्वालिटेटिव ही पता चले, यहाँ कहीं पर भी गुणवत्ता से कोई समझौता हो ही नहीं। इस बात को मेहनत भी बड़ी ईमानदारी शिद्दत से क्वालिटेटिव वाली ही करनी है साहब, यही सफलता की ओर आपको लेकर जाने वाले, इस बात को समझिए, नहीं तो बड़ा दिक्कत होने वाली है। 2019 वाला जो है, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत और भी ध्यान रखना, 2019 का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो बहुत टफ रहा है। और जो पैटर्न है, 3 मार्क्स, 11 मार्क्स, है ना, ये जो रहा 6 मार्क्स, ये जो रहा है बड़ा लेंदी हो जाता है अपने आप में, तो पेपर ये छूटता है, इस बात को समझिए। पेपर नंबर 1, 2, 3 लाइन से पेपर छूटने वाला है, किसी का 20 नंबर, किसी का 30, किसी का 40, किसी का तो 70-80 नंबर का भी छूट जाएगा, पहले ही आप जान लो। ठीक, मोटे तौर पर एक सेलेक्ट होने वाले विद्यार्थियों के बारे में बताऊं, 20 से 30 नंबर का छूटता ही छूटता है। ठीक, कुछ वो खुद छोड़ के आते हैं, उसको भी छूटना बोलते हैं, कुछ बना ही नहीं अपन से, ठीक, क्योंकि बन नहीं रहा तो लिखा ही नहीं, कुछ अपन ने लिखा है तो वो अपन ने केवल
खाना पूर्ति बस कर दी, यहाँ लिख के अपन आगे अपन को मान लेना कि अपन ने जो लिखा वो गलत है, कहीं तो ऐसे भी होता है साहब। तो वो भी छूटना ही कहलाता है, इस बात को समझिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो अपन से बन रहे थे, लेकिन टाइम अपन को पड़ गया कम, तो छूट जाता है। छूटना ये 3 प्रकार का होता है, इस बात को समझिए। तीसरा वाला जो बताया, कभी वो नहीं होना चाहिए। वो तब नहीं होगा जब दूसरी वाली हरकत नहीं करेंगे अपन। दूसरी वाली हरकत क्या है कि मानने में अपन को इसका सही उत्तर क्या होगा वो अपन को नहीं मालूम, ये बात अपन को मालूम है। उसके बावजूद भी अपन केवल उसको पेज भरने के लिए लिख रहे हैं, तो सोच-सोच के लिख रहे हैं, तो उसको डबल टाइम पर लिखते हुए विद्यार्थी, छोड़ दो, सीधी-सी बात छोड़ दो उसको, मत लिखो। किसको लिखो? जो बन रहा है। नहीं तो अभी इसको कागजी घोड़े दौड़ा रहे हो, उस पर लिख रहे हो अनावश्यक में, समय डबल जा रहा है इसमें, धीमे-धीमे लिख रहे हो, सोच-सोच के, विचार-विचार के, वो जो बन रहा है ना, वो नहीं लिख पाओगे। तो बच्चे ऐसे-ऐसे क्वेश्चन छोड़कर आते हैं कि साहब डीपीएसपी वाला क्वेश्चन आया, वो छोड़कर आ गए। मौलिक कर्तव्य आया, छोड़कर आ गए। मौलिक अधिकार आया, छोड़कर आ गए साहब। अशोक कदम आया, छोड़कर आ गए साहब जी। घरेलू हिंसा अधिनियम आया, छोड़कर आ गए। क्यों? क्योंकि बोले सर कॉपी छीन ली थी उन्होंने। इतनी बुरी हालत होती है। तो पहले ही से आप जान लो, 20 टू 30 मार्क्स। ये 30 से 40 हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि मैनेजमेंट। पहले ही मिनट से आपको लीड लेकर चलनी पड़ती है, इस बात को ध्यान रखना। टाइम की, ये आप बिल्कुल फटाफट लिखो, टू द पॉइंट लिखो। उन्होंने कहा था जी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा समय बर्बाद होते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे लिख ही रहे 45 मिनट 1 घंटे तक लिखे, नहीं साहब जी। 3 मार्क्स क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल 30 मिनट के अंदर दोनों पार्ट ए और बी दोनों के निपटा दो, बिना देर करे, दोनों के निपटा दो। पॉइंट नंबर 1, ठीक। पॉइंट नंबर 2, जो 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं, उनको आप 90 वर्ड्स में ही लिखना। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, बोले नहीं ये तो हमसे बनता है, ये तो हमारा पढ़ा हुआ आया है, उसको इतना मन लगा के लिखा कि वो कब 180 और 200 शब्द हो गए पता नहीं चला। तो समय कहाँ कवर होगा, वो कहीं और आपका समय कटेगा अभी। ये गलतियां करते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बोले नहीं सर वो क्वेश्चन का पैटर्न नहीं ऐसे था कि मध्य प्रदेश में पूछा था, पर्यटन स्थल बताइए, तो हम बताते ही रह गए सर, बहुत पढ़ के आए थे तो 200 शब्द हो गया। प्रेजेंटेशन गलत है साहब जी। ऐसा होता है, ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं। किन किन के उदाहरण दें? इन बातों से बचना है साहब जी, इस बात को समझिए। तो यही चीज आपको लीड दिलाएंगे। पेपर छूटना अपना नहीं चाहिए, वो तभी होगा जब बिगिनिंग से आप लेकर चल रहे हैं। 300 वर्ड्स वाले जो हैं उनको आप 280 270 पर लिखिए, एक सही डायग्राम के साथ में, सही ड्राफ्टिंग के साथ में लिखेंगे, तभी आपको वो बनेगा। नहीं तो पेपर बहुत बुरे तरीके से छूटने वाला है। कई विद्यार्थियों को 50-50 60-60 नंबर का एक एक पेपर छूट कर आता है। लेकिन उसके बावजूद जिनका भी इतना नंबर का छूटता है वो परेशान नहीं होना, उसके बावजूद वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ये भी एक बहुत कड़वा सत्य है, आप पहले से ही जान लें। बशर्ते ये है कि उन्होंने क्वालिटेटिव लिखा, कॉन्सेप्चुअल लिखा हो, अच्छा लिखा हो। वो कॉन्सेप्चुअल क्या होता है वो अपन अगली क्लासेस वगैरह में चर्चा करेंगे, और उस पर कोशिश करेंगे कि रेगुलर सीरीज में आपको वीडियोस वगैरह मिलते रहें। आपको जैसे मैंने कहा कि मेंस वाला एनालिसिस 2020 के मैंने वीडियो बनाए थे, आप उनको जाकर देखिएगा। 2020 के मेंस के पेपर के, चाहे पेपर 3 हो, पेपर 4 हो, 1 हो, 5 हो, ये सबके मैंने वीडियो बनाए थे। आप उसको देख लीजिए सबसे पहले तो। उसका जो एनालाइज मैंने किया, कितना टफेस्ट वो सेक्शन रहा है अपने आप में, कितने टफ टाइप के क्वेश्चन आए हैं। और कई चीजें ऐसी विद्यार्थियों को लग रही थी कि सीधा सीधा आएगा, सीधा सीधा तो आए ही नहीं है। तो इस बात के लिए बिल्कुल कान पहले से खड़े हो जाने चाहिए, सचेत हो जाने चाहिए साहब आपको इस बात के लिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अपन तैयार करने वाले हैं। सारी बातें इस में कर पाना थोड़ी सा मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं इसके पश्चात में सिलेबस पर भी बात करने का सोच रहा था आपसे कि कैसा क्या करें। मेरे पास में ये सॉल्यूशन है। बैच ज्वाइन करिए आप हमारे पास में, प्लस आप हमको से नोट्स ले लीजिए, जो आपको नोट दे रहे हैं हार्ड कॉपी, उसको पढ़िए। उसके अलावा कोई समस्या वाली बात नहीं है। सिलेबस के कुछ सेक्शनों पर बात करते हैं। पेपर 1 पर आ जाइए, 2019 को ही लेकर चलिए, 60% तैयार हो जाएगा, बार बार कह रहा हूँ। पेपर 1 2 पार्ट में दिया हुआ है आपको, ठीक। थोड़ा सा बड़ा होता है ये, इसको सॉल्व कैसे करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री जो दी है आपको, 7 के 7 टॉपिक सिर्फ वही पढ़िए, और उसमें से भी क्या पढ़िए जो प्रीवियस ईयर में आया है। नहीं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ने में आपको 2 महीने लगने वाले, इस बात को जान लो आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुनर्जागरण पढ़ने में अपन को 1 महीने लगने वाले हैं। केवल किस बिहाफ में पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ में पढ़िए। फैक्ट्स वगैरह के लिए बहुत सीधे शब्दों में कहूंगा, अपनी लूसेंट देखते चलना। चाहे वो पेपर 1 हो मेंस का, चाहे पेपर 2 हो, 3 हो, 4 हो, क्या देखते चलिएगा, वो आपकी पढ़ी हुई है, रिवीजन कर लेना उसको, या फिर हमारे नोट्स हैं तो उसको देख लेना, आपको टू द पॉइंट मिलेगा। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री टफ है, इंडियन हिस्ट्री फिर भी आसान है साहब जी। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री अपन लगातार पढ़ रहे हैं।
उसको तैयार करिए। मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्वेश्चन पेपर थोड़ी सा आने लगा, फोकस होने लगा है, इस बात को ध्यान रखिए। पार्ट बी पर आ जाइए। कुछ बेसिक से फैक्ट, बेसिक ज्योग्राफी, और उसके बाद में आपको कुछ बड़े क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा जो लगातार आते रहे हैं। तो ज्योग्राफी वाला सेक्शन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वगैरह, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है या टफ सेक्शन नहीं है। इसका कंटेंट बिखरा हुआ है, टफनेस इसकी है। उसका सॉल्यूशन क्या बताया मैंने, एक जगह सब मिल जाएगा। 2 पेज में एक टॉपिक मिलेगा, पढ़ो, आगे बढ़ते चलो साहब जी। बहुत टॉपिक है, सैकड़ों टॉपिक दिए हैं आपको इसमें, फंस जाते हैं नहीं तो बच्चे। वो सब आपको 2 पेज 3 पेज शॉर्ट एंड स्वीट वे में दिया हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण, उसके पश्चात में जल प्रबंधन, एक क्वेश्चन आना ही आना है साहब जी, 3rd नंबर की यूनिट कहलाती है। उसके पश्चात में आपको पेयजल वाला बार बार क्वेश्चन आना तैयार करना पड़ेगा। यूनिट नंबर 4 आपदा प्रबंधन, जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन आते रहे हैं। 2019 तक का जो पैटर्न रहा, जो सिलेबस में हेडिंग है उसके ही क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस की हेडिंग को उठा करके ही क्वेश्चन बना देते रहे, तो ये रहा है, आगे भी ये हो पक्का नहीं कह सकते। ठीक, तो उस बिहाफ में बता रहा हूँ, आते रहे, आगे तैयार रखेंगे अपन इसको। केस स्टडी में से कम कोई 2 से 3 आपको मिलने वाली है। एक अच्छी फेमस वाली मिलेगी जो कि हर किसी को पढ़ना चाहिए, महत्वपूर्ण वाली होती है, और एक ऐसी वाली ऐड कर देते हैं जानबूझ के जो प्राय ध्यान कम देते हैं, तो वहां पर बच्चों का नंबर कट जाता है। तो इस बात को अपन को तैयार रखना पड़ेगा। केस स्टडी से लेकर हर चीज को बहुत टेक्निकल वे बनाएंगे। ये हो गया पेपर 1। पेपर 2 पर आ जाइए। पॉलिटी, पॉलिटी वाला सेक्शन तैयार होगा, क्योंकि 154 नंबर लाए हैं वाले विद्यार्थी का मतलब ये है कि वो तैयार है। ब्रशअप करना पड़ेगा, जो जो सिलेबस में दिया सिर्फ वही पढ़िए, एक जगह से पढ़िए, नोट्स में से पढ़िए। पेपर 2 में यूनिट नंबर 1 वाला जो सेक्शन है वो, प्लस यूनिट 8 प्लस यूनिट 9, ये आपकी एक ही जगह से कवर हो जाती है क्वालिटी वाले सेक्शन में से। उसके पश्चात में अपन देखेंगे 1.11 सीबीओज एंड एनजीओ, ये अपन को तैयार करना पड़ता है क्योंकि इन पर से क्वेश्चन आता ही आता है। अगला होता है मीडिया की भूमिका, एक मोटे तौर पर अपन को बन जाएगा, 10-15 मिनट भी अपन ने देखा होगा, उसको ड्राफ्टिंग सही कर ली, बना लेंगे अपन। क्या क्या सा लिखना है, क्या होगा स्वरूप, वो अपन को बनेगा, पर एक नजर मारना पड़ेगा। बाह्य व आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, जरूरी क्वेश्चन आना है, तैयार रखिए साहब, उसका पूरा पूरा ड्राफ्ट रखिए। महत्वपूर्ण विधान यानी कि एक्ट्स वगैरह दिए होंगे, इसमें से भी बिल्कुल वही करते हैं जो आपको केस स्टडी वाली बात कही थी, कि 2-3 पूछने वाले हैं आपसे, 2 पूछने वाले बहुत ही फेमस वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण वाले, हालांकि है तो महत्वपूर्ण सभी, लेकिन 2 ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं, परंतु एक बीच में ऐड कर दिया जाता है जो कि बहुत लंबे समय से नहीं आया है, तो वहां पर वो छूटने की संभावना होती है। फिर भी इसको मोटे तौर पर अपन देखें, घरेलू हिंसा, एक वो क्वेश्चन आता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पर बार बार क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क्स पर भी इन पर क्वेश्चन आते हैं, इस बात को तैयार रहिएगा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, आरटीआई वगैरह तैयार रहिएगा। पार्ट बी पर आ जाता है सामाजिक क्षेत्र पर, साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं, टफ क्वेश्चन होता है इसमें अपने आप में। ठीक, इसको तैयार रखना पड़ेगा, पूछ लेता है साहब इस पर क्वेश्चन 3 मार्क्स पर, चाहे 6 मार्क्स इत्यादि वगैरह। कुपोषण वगैरह की बात करें, एक क्वेश्चन आना ही आना है, तैयार रखना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन उद्देश्य, बिल्कुल निश्चित है क्वेश्चन आएगा ही आएगा साहब जी। उद्देश्य लिखा तो उद्देश्य ही आ जाएगा, संरचना आ जाएगी, कार्य आ जाएगा, कार्यक्रम, जो सिलेबस की हेडिंग है वही एज इट इज क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ो, नोट्स में दिया है आपको, एज इट इज यही दिया हुआ है, विथ ड्राफ्टिंग दिया हुआ साहब, इतने इतनी चीजें हैं, विथ पॉइंट दिया है, 10 पॉइंट उठा के ये लिखना उद्देश्य में, कार्यक्रम में 20 पॉइंट ये वाले लिख देना साहब जी, आगे बढ़ जाना। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षण प्रणाली, इनमें दिया हो शिक्षा, शिक्षा वाला फिर भी आसान होता है, इसमें टफनेस कहाँ हो जाती है, टफनेस होती है कि जब ये जो इकाइयां दी हैं, संस्थान दिए, वहां पर कुछ दिया जाएगा कि यूजीसी के बारे में, आईसीटीई के बारे में दिया जाएगा, एनसीईआरटी वगैरह इत्यादि के बारे में दिया जाएगा, फिर वही होने वाला है। कुछ जो बार बार रिपीट होते हैं वो आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूजीसी वगैरह, और कुछ एकाध बार बार ऐसा ऐड कर देते हैं, 1 से 2, जो कि अपन कम पढ़ते हैं या उस पर नजर कम जाती है। इस प्रकार से वो बैलेंस को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। यूनिट नंबर 8 और 9, 8 पर दिए लोक सेवाएं पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत ज्यादा बार आता है, संघ वाला भी आ सकता है। अगला होता है कैग, लोक व्यय लोक लेखा। ठीक, तो कैग होगा, लोक लेखा समिति वगैरह ये सब होने वाले हैं। मध्य प्रदेश महालेखाकार, जो संघ कार्यालय कहलाता, उसके बारे में आता, ग्वालियर वगैरह के बारे में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है और बन जाना चाहिए, नोट्स में आपको दिया हुआ है, पढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बार बार तैयार करते हैं, बेसिक तौर पर इसमें करंट अफेयर हमको अपडेट करना पड़ता है कि साहब अभी कोई हाल ही में कॉन्फ्रेंस उसका हुआ है, किन मुद्दों पर बात हुई है, भारत में क्या क्या सा पक्ष रखा, तो ये करंट का विषय हो जाता है अपने आप पे, तो उसके लिए करंट तैयार रखना, लेकिन करंट फिर सारा पढ़ना मत बैठ जाना, जहां जहां मैं सेक्शन कह रहा हूँ उन वाले सेक्शनों को करंट के साथ में देखिएगा। पेपर 3, ठीक, यूनिट नंबर 1 विज्ञान एवं तकनीक, बिल्कुल बेसिक है, पढ़ते हैं।
यूनिट नंबर 2, मैथ्स और स्टैट्स आती ही आती है और जरूर आएगी साथ में। हालांकि ऐसा रहा है कि इसके अथवा में एक क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव वाला मिल जाता है कि हाँ वहाँ हम स्विच हो जाए, परंतु कई बार ऐसा होता है कि कम से कम 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पर आप स्विच नहीं कर सकते। तो यदि मैथ्स थोड़ी बहुत अपनी ठीक ठाक है, उनको तैयार कर लीजिए। इन पर ये जो टाइप के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, उनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगला दिया थर्ड, तकनीक वाला। तकनीक में भी आपको बार बार दिया होगा ट्रिप्स ट्रिम्स, ये बार बार क्वेश्चन आता है करंट अफेयर के साथ में देखना। दोहा कॉन्फ्रेंस वगैरह, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये सब चीज़ों को अपन को देखना पड़ता है। विकासशील तकनीक, ये नए वाले सिलेबस में भी है, बस बिखरा हुआ थोड़ी से दूसरे टाइप से है, बनेगा तो करंट के साथ में ये भी बनाना पड़ता है बेसिक। ऊर्जा वाला, वही गैर परंपरागत परंपरागत ऊर्जा के मुद्दे मुद्दे इत्यादि वगैरह बनाइएगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में थोड़ा सा देख लीजिए, सोलर पावर प्लांट वगैरह क्या कैसा है, विंड एनर्जी, थोड़ा सा डेटा वगैरह सब दिया है नोट्स में, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। पर्यावरण एवं धारणीय विकास बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पहले से भी मेंस दिया हुआ है, तो कुछ बेसिक सी बातें हैं, केवल उनको ही रिवाइज करना है। इसलिए पूरी बुक पढ़ने मत बैठ जाइए, जो हम बता रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, सीधा सीधा उठा करके वही छापाइए, सीधी बात तो ये है। नेक्स्ट, इसमें एक जो जैसे दिया है पर्यावरणीय छाप, 6.6 करके यूनिट है, पर्यावरण छाप एवं इससे निपटने की रणनीति। इसमें तो उल जलूल पढ़ते हैं बच्चे, कई जगह तो ये गलत दिया हुआ है, कई बुक्स में ये गलत दिया हुआ पर्यावरणीय छाप, आप देख लीजिएगा उस चीज को। ठीक, तो ये तो ऐसी चीजें हैं जो बेसिक सी चीजें, वो तो फिर भी थोड़ी बहुत मिल जाती है, जैसे ये वाला है, इसको चेक कर लीजिएगा आप बहुत अच्छे से, हमारे नोट्स में दिया हुआ है, ज्यादा हो तो उसका मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको। पर्यावरण छाप से निपटने की रणनीति टफ होता है, इस पर क्वेश्चन आता है। पार्ट बी पर आ जाते हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी तो साहब बेसिक के साथ में आपको करंट के साथ बनानी ही पड़ेगी, प्लस इसमें योजनाएं भी देखनी पड़ेगी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में योजनाएं देखनी पड़ेंगी, जो जो प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं उनको देखना पड़ेगा। 3 मार्क्स क्वेश्चन भी इसके टफ होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होने वाले हैं, उसको तैयार रखिएगा। कभी रैगनानक्स होता है, कभी कुछ इस तरह से क्वेश्चन आए हैं, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा साथ, इस चीज को क्लास में बताएंगे वो। पीडीएफ सिस्टम दिया होगा इसमें, 7.17 करके दिया होगा। ठीक, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा इत्यादि संबंधी मुद्दे, ये करंट के साथ में जो होता है क्वेश्चन उस पर जुड़ा हुआ होने वाला है, यानी उसको लिखना पड़ता है। बेसिक से ही बना सकते हैं, लेकिन अगर करंट के साथ में ऐड करके जोड़ करके नहीं बताया, भारतीय वर्तमान रूपरेखा रणनीति नहीं बताई, तो नंबर नहीं मिलेगा अच्छा, केवल औपचारिकता के रूप में लिखना नहीं है वहां पर। पेपर नंबर 5 पर जाइए, 4 पर जाइए। बहुत ही टेक्निकल पेपर होता है ये, शुरुआत के 1 2 3 फिर भी थोड़ी सी लेंदी और टफ है, और हार्ड वर्क ज्यादा मांगते हैं। यहाँ से थोड़ी सा सरल कहना चाहिए कि शुरुआत होती है। यहाँ पर नॉलेज प्लस कॉन्सेप्ट प्लस अभ्यास चाहिए। नॉलेज चाहिए कि हाँ चीजें क्या होती हैं, उसके लिए आप, ये है सॉल्यूशन, हम जो बता रहे हैं आपको, आप उससे पढ़िए, वरना पेपर 4 के लिए एथिक्स और इंटीग्रिटी, क्रॉनिकल पब्लिकेशन, लेक्सन फैक्शन, न जाने क्या क्या खरीद के अपन रखे होंगे, वो काम नहीं आ पाएगा, बहुत ज्यादा आपको बहुत पहले ही बता दें। ठीक, वो फुर्सत से पढ़ने वाली बात है, इन 2 महीने में नहीं हो पाएगा वो। 140 पेज में मेरे ख्याल से पेपर 4 दिया है, यानी जो नोट्स है वो 140 पेजेस में दिया है पेपर 4, और उसमें थिंकर्स भी दिए हैं, प्लस जितना सिलेबस में सब दिया है। 140 पेज तो पढ़ सकते हो मेरे ख्याल से, बड़ा आसान है, और जो पढ़ेगा उसको समझ लेगा, और सिर्फ वही लिख के आ जाओ, पर्याप्त साहब, सफिशिएंट होता है, समझिए। नहीं तो अपन, थिंकर की बुक अलग चल रही है, इसकी अलग चल रही है, एक आध दो कॉन्सेप्ट के लिए अपन और बुक अलग ले आए हैं, तो ये फैलाव नहीं चाहिए, फैलाना नहीं है उसको, समेटना है, बार बार मैं यही कहता हूँ, सॉल्यूशन पर आना है। इसमें मैंने कहा कि नॉलेज चाहिए, नॉलेज अपने तरफ से है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या है, हर टॉपिक में जैसे कहा गया कि नैतिकता क्या है, नैतिक सद्गुण क्या है, मूल्य क्या है, ये टफ चीजें होती हैं, इनको बहुत समझना पड़ता है। खुद अकेले से करोगे दिक्कत जाएगी। बैच में बता रहे हैं आपको, बैच ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से एक दिन में 2 2 3 3 यूनिट बता देंगे और आपको बन जाएगा। खास बात है कि साहब इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, और इसमें ये लिखना है, और ये सब नहीं लिखना है, पहले ही बता देंगे। 20% चाहिए लिखने की, 80% चाहिए बिल्कुल नहीं लिखना, वरना फेल करवा देंगे, पहले ही बता देंगे। तो नॉलेज जो है वो अपने तरफ से गेन करोगे तो उसमें लगेंगे 10 दिन, हम बताएंगे वही चीज 2 दिन में। इसी बात के लिए आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, इसी बात की आप फीस देते हैं साहब, इस बात को समझिए। दार्शनिक यानी विचारक, चिंतक, थिंकर्स, फिलोसफर, सभी की टेक्निक है साहब जी, इनको कैसे क्या लिखना है बहुत ही बेसिक सी बात है, मूलभूत बात है, नहीं तो ये बहुत टफ हो जाता है। जो कई बार आए हुए थिंकर्स वगैरह, उनको तो बनाना फिर भी आसान होता है कि हाँ दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में अपन लिख लेंगे, वहां पर आपसे क्वेश्चन को, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जी, तो हिस्ट्री हिस्ट्री उठा के अपन ने कुछ ना कुछ कर दिया।
और कई बार क्या होता है कि इसमें टफ क्वेश्चन होते हैं। 2020 में बहुत ही टफ क्वेश्चन आए थे साहब इस पर, और कई बच्चों ने तो नाम भी नहीं सुने, बोले ये वाला संप्रदाय किसका है, लो साहब नहीं बन पा रहा, बहुत ही टफ क्वेश्चन थे। इस बार भी संभावना है, तो बेसिक से जो थिंकर्स हैं उनको बना लेते, अपन गांधी बना देंगे, अम्बेडकर जी बना देंगे साहब, ये सब चीजें। लेकिन कई जो सेक्शन होने वाले, बोले राम मनोहर लोहिया, फंस जाने वाले बच्चे, तो उनको लिखने की टेक्निक है, वो क्लास में बताएंगे साहब जी। दीनदयाल उपाध्याय जी, एक आत्म मानववाद, उसकी अपनी एक अलग ही जबरदस्त टेक्निक, वरना आप पूरी किताब पढ़ा लोगे एक आत्म मानववाद पर, पूरी पूरी बुक आती है उसकी मोटी, उसके बावजूद भी नहीं समझ में आएगा क्या है, क्योंकि मात्र वो 2 पेज का है वो टॉपिक, हमने नोट्स में 2 पेज में दिया, और 2 पेज में आपको समझ में आएगा और आप आराम से लिखोगे। और इस बात को समझिए कि जब आप उसकी ड्राफ्टिंग मात्र 1 पेज 2 पेज में पढ़ रहा हूँ, पूरा पूरा टॉपिक 2 पेज में है, ठीक, यानी उस 2 पेज में आपको वहां पर 5 से 7 क्वेश्चनों को कवर किया गया, सेक्शनों को कवर किया गया है, आना कोई 1 से 2 सेक्शन है। जब आपने उस एक सेक्शन को ऑलरेडी 300 400 शब्दों में पढ़ा हुआ है, तब ना जाकर आप उसको 200 शब्दों में 100 शब्दों में लिख पाओगे। लेकिन अगर आपने उसी चीज को पढ़ लिया है 10,000 शब्दों में, तो कभी नहीं लिख सकते 100 शब्दों में उसका टू द पॉइंट आंसर। इस बात को समझिए, 2019 वाले मेंस में सभी के साथ में दिक्कत यही होने वाली है कि प्रॉब्लम ये नहीं थी कि बन नहीं रहा था, प्रॉब्लम यही थी कि हमसे बहुत ज्यादा बन रहा था कि क्या लिख दें वहां पर। ये हमेशा से होती विद्यार्थियों के साथ में मुख्य परीक्षा में, खासकर जहां पर लिमिटेड वर्ड्स में आपको लिखना हो। क्या होती है कि सर समस्या ये नहीं हो रही थी कि बन नहीं रहा था, हमसे बनता उस बारे में बहुत सारा है, और उन्होंने कहा कि 100 शब्दों में लिख दो, 200 में लिख दो, 300 में लिख दो, 2 लाइन में लिख दो, उसमें हम फंस गए। और वहां पर जब लिख कर आए तो पता चला अन्य बातें पहले लिख दी, महत्वपूर्ण बातें बहुत बाद में, और उनको भी सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। पहले कौन सी बात लिखनी, बाद में कौन सी लिखनी, इन सब बातों का बड़ा महत्व कहलाता है। उसका पूरा एक असेंडिंग ऑर्डर ही नहीं बन पाया, उसका टू द पॉइंट रिलेशन ही नहीं बन पाया, उसको जोड़ ही नहीं पाए, दिक्कत में जाएंगे। तो इससे बचना। टफ पेपर होता है तो ऐसे क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। 2017 का पेपर जहां तक मेरे ख्याल से, या 16 का पेपर बहुत टफ था मेंस का, जो कि ओल्ड पैटर्न पे है 19 वाले, बहुत ही टफ था। खासकर पॉलिटी वाला जो सेक्शन पेपर 2 वाला, वो बहुत टफ था अपने आप में, सीधे सीधे कोई क्वेश्चन ही नहीं थे, 90% क्वेश्चन घुमावदार थे, और उसको जोड़ करके लिखना था, जिन्होंने लिखा वो सिलेक्शन उठाए था, नहीं तो बाकी बेचारे बाहर हो गए। इसको समझिए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय होता है। उसके लिए क्या चाहिए आपको, नॉलेज। नॉलेज इकट्ठा करने का समय भी नहीं है आपके पास, और कभी भी समय नहीं होता। बैच ज्वाइन करिए, बेस्ट रहेगा। इनको लिखने के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो सारी चीजें बताएंगे, प्लस उनकी ट्रिक्स क्या है सारी चीजें बताएंगे। पूरे थिंकर्स भी अपन को बन जाएंगे, सारी चीजें बनने वाली है, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट, सामयिक बुद्धि, मनोवृत्ति, इन पर क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स इत्यादि वगैरह। भ्रष्टाचार पर तो क्वेश्चन आना है, करंट का ही क्वेश्चन है साहब जी, इसको करंट के साथ में जोड़कर लिखना ही पड़ेगा। करंट अफेयर अपडेट होना ही चाहिए, कभी यूएन कॉप को लेकर के पूछते हैं, चाहे भारत का दृष्टिकोण पूछते हैं। अभी जो कोई नई ऐसी लॉन्च वगैरह हुई है, द क्रूसेडो करके जो बुक लॉन्च हुई 2019 वाली, उसको लेकर के उन्होंने पूछ लिया 20 वाले मेंस में। थोड़ी सा तैयार रहिएगा, है ना। ऐसी कौन सी पुस्तक है जो कि भ्रष्टाचार के सभी रूपों को संदर्भित करती है, लीजिए साहब, उठा करके क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। तैयार है, एक क्वेश्चन आना ही आना है, विसल ब्लोअर वगैरह पर आना ही आना है। पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी बहुत मुद्दा चल रहा है, चाहे यूएन को लेकर हो, चाहे रशिया को लेकर, यूक्रेन को लेकर हो, भारत को लेकर के हो, बहुत मामला चल रहा है साथ ही। बहुत सारे नए ऐसे खुलासे, बहुत सारी नई ऐसी रिपोर्टें उनको देना पड़ेगा, केवल बेसिक उससे काम नहीं चलेगा, नंबर नहीं मिलेगा, पहले ही जान लो आप। केस स्टडी फिर भी आसान होती है यदि बेसिक कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर है कि नहीं इसमें क्या लिखना है, और यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भले ही 4 मेंस दिए हों तो भी दिक्कत में आने वाले, इस बात को पहले ही जान जाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर है फिफ्थ, पांचवा प्रश्न पत्र हिंदी का होता है साहब। सरल होता है कह सकते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई होने वाला, बहुत टफ होने वाला है। ये स्कोरिंग पेपर भी होता है, जहां पर आपका स्वरूप होना चाहिए कि साहब आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करें, परंतु ये पेपर नॉलेज के साथ साथ एक टेक्निकल पेपर भी है साहब, यानी कि हर टॉपिक की एक टेक्निक है, इस बात को समझिए। मुझे हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हुए कम से कम 10 साल हो गए, ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। तो इसकी हर टॉपिक की टेक्निक है, यदि आप उसको खुद से बनाने जाएंगे तो 1 आध साल कम पड़ जाएगा हिंदी का पेपर बनाने में, और जबकि जो तौर तरीके हम बताएंगे टेक्निक्स वगैरह, तो 10 दिन में अपन पूरा पूरा पेपर बना देंगे एक एक लेक्चर में। तो समझिए इस बात को, तो वो तरीके से पढ़ना है, ना कि समय बर्बाद करना है अपन को। इसमें टफनेस जाती है खासकर हिंदी मीडियम के उन विद्यार्थियों को जिनको इंग्लिश को लेकर के दिक्कत है, क्योंकि ट्रांसलेशन भी आता है, प्लस प्रशासनिक जो शब्दावली होती है उसको लेकर क्वेश्चन पूछते हैं। सारी चीजें नोट्स में आपको एक जगह मिलेगी, मात्र 200 पेज में या 150-60 पेज में आपको
पेपर 5 का पूरा नोट्स मिल जाएगा, सिर्फ उतना पढ़ो और आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। पेपर नंबर 6 पर आ जाओ, निबंध। जीएस की तैयारी के दौरान, पढ़ाई के दौरान इसकी तैयारी हो जाती है, नो डाउट, परंतु फिर भी इसमें कई बार बच्चों को झटका लगा है, जिनके 40 नंबर से कम हो गए हैं, 40% से नीचे मार्क्स है, तो बाहर हो जाने वाले, इस बात को समझिएगा। यानी भले ही पेपर 1 to 5 बहुत अच्छा लिखा हो, परंतु बाकी कॉपियाँ चेक नहीं होंगी अगर उनके नंबर नहीं जुड़ेंगे, अगर ये वाला पेपर बिगड़ा है तो हल्के में नहीं ले सकते, उसमें नंबर बहुत बुरे मिलते हैं विद्यार्थियों को। बड़े बड़े जीएस का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी होते हैं, उसमें बहुत बुरे नंबर मिले हैं साहब जी। 45%, 44%, 48%, 50%, ये वो नंबर बता रहा हूं मैं जो कि अधिकारी बन गए, तो बाकियों के समझ जाओ कि क्या। ठीक है, इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कुछ चीजें इसमें तैयार करनी पड़ेगी। पहली बात तो बेसिक कॉन्सेप्ट, निबंध अकेले ही अपन देखें तो बामुश्किल निबंध कॉन्सेप्ट को समझना 3 दिन का काम है। 3 दिन में अपने पूरे निबंधों का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि साहब क्या चीज़ों को कैसे क्या लिखना है। ठीक, उसके बाद में आता है कि उससे रिलेवेंट जो निबंध है उनको तैयार करना, तो ये अपने आप में एक टेक्निक होती है। गत वर्षों में जो लगातार आए हुए हैं उन वाले सेक्शनों को लेकर चलना, प्लस उनका अभ्यास करना, उनकी ड्राफ्टिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना उसके नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। तो खासकर जबकि इतना हायर कट ऑफ जा रहा है, क्योंकि मेंस में भी जाएगा, उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बहुत अलग ही रखनी पड़ेगी। कुछ इस वे में थोड़ी सा सिलेबस को एनालाइज करिए, देखिए, और फिर अपन आगे बढ़ें। ये था एक ओवरऑल व्यू, कैसी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब इसका कंक्लूजन क्या है? पहली बात, पढ़ना पूरा पड़ेगा, बहुत ही लेंथी सेक्शन है, पढ़ने में बहुत समय जाता है, एक बात वो। दूसरी बात, उसके पश्चात में प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा, समय नहीं है, क्योंकि आप शुरुआत में कर भी लोगे, 1 आध महीने कर भी लिया, तो उसमें जो समय आपका जाएगा, तो पता चला कि तैयार करने थे 6 पेपर, 1 महीने में अपना 1 या डेढ़ या 2 ही पेपर तैयार हो पाए, तो दबाव में आ जाएँगे। फिर बाकी अगले जो 4 पेपर होने वाले हैं, उनमें फिर कोई प्रैक्टिस ही नहीं होगी, केवल यही लगेगी पढ़ ही लो, उतना ही बहुत है। ये डिसमैनेजमेंट कहलाता है, ये नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिसिंग करनी है, लेकिन थोड़ी-सी कम, क्योंकि 2 महीने का जो समय है उसमें पढ़ लेना ही एक चुनौती है। ठीक, उसके बाद में ही प्रैक्टिसिंग का नंबर आता है। प्रैक्टिसिंग भी क्या कैसे होनी चाहिए वो बताएँगे, बाद की वीडियोज़ वगैरह में चर्चा करेंगे एक सही उत्तर वगैरह के लिए, और रेगुलर क्लासेस में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। तब ड्राफ्टिंग, सारी बातों का सार क्या है? ड्राफ्टिंग प्लस करंट अफेयर प्लस उसको रिलेवेंट चीज़ों के साथ में जोड़ करके उस चीज़ का प्रेजेंटेशन देना साहब जी, यही है उसका सार। बात करेंगे इन पर डिटेल में, एक हिंट मैंने आपको दिया क्या कैसा है। बैच के दौरान में ये चीज़ें होने वाली हैं, ये करना है अपन को, पढ़ना भी है, प्रैक्टिसिंग भी करनी है, एग्जामिनेशन हॉल में सही परफॉर्मेंस भी देना है, सही वर्तनी भी लिखनी है, शब्दावली भी सही होनी चाहिए, लैंग्वेज स्लैंग नहीं होनी चाहिए। एक सही तरीके की, सही पद्धति की लैंग्वेज हमको वहाँ पर शब्दावली को, भाषा शैली को उपयोग करना है, जिसको पढ़े एग्जामिनर, कॉपी चेक करे तो आपको नंबर अच्छे दे बाकी विद्यार्थियों। तो ये सब चीज़ों का एक इम्पोर्टेंस कहलाता है। तो पहली बात, इतना को तैयार करिए, जो कि अपने आप में एक टफ सेक्शन है, तैयार करने का आसान सा 2 पॉइंट, मेंटर एंड नोट्स, इनको लेकर चलिए। आपको हार्ड वर्क करना ही है, वो चीज़ें यथावत ही हैं। सिलेबस को बड़े अच्छे से एनालाइज करना है, पढ़ते जाना है, जो जो पढ़ लिया उसको मार्क बनाते जाना है, ये हो गया सिलेबस में ये चीज़ें बाकी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी लगातार देखना है कि इस पर ये आया हुआ है, बल्कि पहले यही देख लेना है कि ये क्वेश्चन आया है, इससे ये फायदा होगा कि उसको जब देख लिया आपने, तो कम से कम ये तो नहीं है कि साहब जो नहीं भी आया अपन वो भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक, या पढ़ भी रहे हैं या नज़र मार भी रहे हैं, तो इस बात को फ़ोकस करके कि साहब देखो ये ज़्यादा आया है, बार-बार आया है, तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर आपने तैयार किया। ये कम आया तो अपन उसको, हाँ, देख लिया कि आ गया मान लो इनकेस, तो लिख देंगे। थोड़ी-सी ये स्ट्रैटेजी अपनी वहाँ पर रूपरेखा होनी चाहिए। तो ये आधार आपके बनेंगे। चुनौती यही है कि समय है कम अपने पास में। हमारे साथ में जुड़िए, बिना देर करे संपर्क करिए, फ़ायदे में रहने वाले हैं साहब आप। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान व्यान इत्यादि वगैरह का उतना बड़ा खेल नहीं है, समय और उसके मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा खेल है। ठीक, बहुत सारी चीजें बताएंगे, कैसे क्या लिखो, और प्रयास करेंगे कि सभी का क्वालिफाई हो, और निश्चित रूप से होगा। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ में आप मेरे साथ में जुड़िए, भरपूर प्रयास करेंगे, यथासंभव प्रयास करेंगे। और जानबूझकर इसलिए मैंने नॉमिनल फीस भी रखी, इतने कम फीस रखिएगी सभी लोग, क्योंकि बच्चे भी उसको 2 महीने के हिसाब से देखते हैं कि बोले सर 2 महीने के हिसाब से फीस होनी चाहिए, इस हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि 6 पेपर हैं इतना लेंदी सिलेबस, उस हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बच्चे ये देखते बोले सर 2 महीने के हिसाब से क्या लेबर चार्ज होगा, उस हिसाब से देखते हैं। और उसके साथ साथ क्वालिटी भी चाहिए साहब जी। ठीक, तो समझिए उस बात को।
उन सब बातों को ध्यान में रख के मैंने रखा है। फिर भी अच्छे से अच्छे एफर्ट अपन लगाएँगे, बड़ा ईमानदार प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से मंजिल तक पहुँचने वाले हैं आप सभी विद्यार्थी। उसमें ध्येय यही होगा, लक्ष्य यही होगा कि आपका सिलेक्शन हो, अधिकतम अंकों के साथ में अच्छे से अच्छे पद के लिए सिलेक्शन हो। आशा करता हूँ, कि ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये बातें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। मिलते हैं बहुत ही जल्दी इसके नेक्स्ट सीरीज़ पर। थैंक यू। जय हिंद।